हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए इस चैप्टर को और आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि आप हेडिंग देख पा रहे हैं, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स आज हम देखने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमने सॉलिड का देख लिया है एंड सॉलिड लिक्विड का देख लिया है, राइट। अब हम दो लिक्विड के मिक्सचर को सेपरेट करने की कोशिश करेंगे। कौन कौन से मेथड से हम सेपरेट कर सकते हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हम सबसे पहले यहाँ पे बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस पढ़ेंगे। दो मेथड से हम यहाँ पे टू लिक्विड्स को सेपरेट कर सकते हैं, बाय डिस्टिलेशन एंड सेकेंड वन इज दैट इज बाय सेपरेटिंग फनल का यूज करके हम सेपरेट कर सकते हैं और बाय डिस्टिलेशन कर सकते हैं। तो इनमें से सबसे पहले मैं डिस्टिलेशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सो डिस्टिलेशन क्या होता है ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, क्योंकि घर में भी अक्सर आपने देखा है कि घर में जो भी खाना बनता है तो खाना बनते समय सबसे पहले उसमें वाटर जो ऐड किया जाता है और वाटर जो सिंपली इवेपोरेट होता रहता है, आपने घर में जो देखा है। अगर आपको इसी बर्तन में किसी कंटेनर में आपने इसको कूल कर दिया है ना, आपने अक्सर देखा भी होगा कि किसी सब्जी को या कोई भी चीज़ को आप ढक देते हैं तो उस बर्तन में ऊपर पे क्या होता है, इस तरीके से ड्रॉपलेट्स, वाटर के ड्रॉपलेट्स लग जाते हैं, है ना। ये एक्चुअली क्या है, यही तो है, ये डिस्टिलेट है। यानी कि ड्यूरिंग डिस्टिलेशन प्रोसेस ये वेपर्स जो हैं वो कंडेंस होकर के ये आपको एक डिस्टिलेट यानी कि वाटर फिर से मिला है, जो कि बहुत प्योर होता है, प्योरेस्ट फॉर्म आप मान सकते हैं। जब डिस्टिलेशन करके आप ये निकालते हैं तो अक्सर ये घर में आपने ऑलरेडी देख रखा है। तो वही प्रोसेस है डिस्टिलेशन। तो इट इज द प्रोसेस इन विच लिक्विड कन्वर्टेड इनटू वेपर्स एंड वेपर कन्वर्टेड इनटू लिक्विड बाय हीटिंग एंड कूलिंग प्रोसेस, राइट। तो इसी से आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्टिलेशन होता क्या है। तो एक्चुअल में आप पहले लिक्विड को हीट करते हैं और हीट करके उसे वेपर के फॉर्म में पहुंचा देते हैं। फिर इस वेपर्स को क्या करते हैं, कूल करते हैं। तो एक अलग कंटेनर में, साफ सुथरा कंटेनर में, साफ एकदम प्योर लिक्विड आपको वापस मिल जाता है, राइट। तो इसी प्रोसेस को हम डिस्टिलेशन कहते हैं। अगर हम इसे डिस्टिलेट यानी कि जो फाइनली आपको जो लिक्विड मिलता है, ये वाला जो वेपर जो है, वेपर कंडेंस होकर के जो आपको एक कंटेनर में मिल जाता है, उसको हम डिस्टिलेट कहते हैं, है ना। सो द लिक्विड ऑब्टेन्ड, लास्ट में जो लिक्विड मिलता है, द लिक्विड ऑब्टेन्ड बाय कंडेंसिंग द वेपर्स इन द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन इज कॉल्ड एज डिस्टिलेट। कभी कभी डेफिनेशन पूछ लिए जाते हैं तो जरूर दिमाग में रखना है आपको। यहाँ पे दो तरीके से हम यहाँ पे पढ़ेंगे टू लिक्विड्स को सेपरेट करने का, है ना। तो अंडर डिस्टिलेशन, तो सिंपल डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, दो तरीके के डिस्टिलेशन होते हैं। तो सिंपल डिस्टिलेशन जो एक्चुअली होता है वो वही है जो घर में आपने करा है, ठीक है। लेकिन लेबोरेटरी में करेंगे तो उसका सेटअप कैसा होगा, आइए हम देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सेटअप अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। लेबोरेटरी में जो सेटअप होता है वो चीज़ अपने को समझना पड़ेगा पहले। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। दिस वन इज, ये जो आप देख पा रहे हैं ये आपका सिंपल डिस्टिलेशन है एंड दिस वन इज योर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इन दोनों में क्या फ़र्क है, बस इन चीज़ों का फ़र्क है जो यहाँ पे ऊपर में मैंने यहाँ पे दे रखा है, बस इन दोनों में यही फ़र्क है। चलिए सबसे पहले मैं सिंपल डिस्टिलेशन का डिस्कशन करते हैं। सो यहाँ पे आप पहले कंटेनर देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पे ये फ्लास्क है, ठीक है। ये यहाँ पे सिंपल ट्यूब है, सिंपल ट्यूब है, ये सिंपल ट्यूब है बेटा, यहाँ पे सिंपल ट्यूब, कोई फ्रैक्शनेटिंग ट्यूब नहीं है, सिंपल ट्यूब है। और ये ट्यूब यहाँ पे जाता है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज लिबिक कंडेंसर, इसको हम कहते हैं लिबिक कंडेंसर, LIEBIG, लिबिक कंडेंसर। तो ठीक है, तो ये लिबिक कंडेंसर का काम क्या है, ये होता क्या है सर। लिबिक कंडेंसर कुछ नहीं है, वाटर कंडेंसर होता है एक्चुअली में। इसको हम सिंपली वाटर कंडेंसर कहते हैं। यानी कि जो गाड़ियों में लगा रहता है ना, क्या करते हैं कि वाटर आपने एक साइड से डाला, यहाँ से आपने वाटर इन कराया और यहाँ से वाटर आउट हो जाता है। आपने नॉर्मल वाटर यानी कि कूल वाटर, यहाँ पे कोल्ड वाटर आप इन कराते हो, राइट। सो कोल्ड वाटर इन कराते हो तो ये हॉट वाटर यहाँ से बाहर निकलता है। तो कैसे हॉट हो जाता है सर, तो ये पाइप में जो वेपर जा रहा होता है ना, ये पाइप में जो वेपर जा रहा होता है, इस वेपर से हीट को एक्सट्रैक्ट कर लेता है ये वाटर। तो हीट को अगर एक्सट्रैक्ट कर लेगा तो वो पानी खुद गर्म हो जाएगा और वेपर को क्या कर देगा, ठंडा कर देगा। तो वेपर अगर ठंडा हो जाएगा तो यहाँ पे ड्रॉप वाइज इस तरीके से गिरने लगेगा और यहाँ पे लिक्विड कलेक्ट कर लोगे आप।
राइट। तो चलिए सिंपल प्रोसेस को समझते हैं, सिंपल डिस्टिलेशन के प्रोसेस को समझते हैं। यहां पे आप वैसे लिक्विड्स को लेते हैं जिसका 2-3 लिक्विड अगर मिक्स है वहां पे, तो उनकी जो बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि आपको रीजन मैंने समझाया था कि यहाँ पे डेंसिटी हो सकता है, बॉइलिंग हो सकता है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, है ना, सॉल्युबिलिटी, वोलेटिलिटी, तो यहाँ पे जो हम बोलते हैं जो बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे रीजन होता है मेन सेपरेटिंग करने का। तो बॉइलिंग पॉइंट जो होना चाहिए, है ना, इसका 25 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, कम से कम 25 डिग्री से ज्यादा के बीच का डिफरेंस होना चाहिए। मान लीजिए कि यहाँ पे 3 लिक्विड है, तो ए, बी और सी 3 लिक्विड है यहाँ पे मिक्स है, मिक्सचर के फॉर्म में। इन तीनों का जो टेम्परेचर है ना, जो बॉइलिंग पॉइंट है, वो 25 डिग्री से ज्यादा का डिफरेंस होना चाहिए। मान लीजिए कि ए का अगर लेट सपोज हमने कह दिया कि ये 90 डिग्री है, तो इसका मान लो कि 25 डिग्री का डिफरेंस कम से कम रखिए 60 है इसका, और इसका मान लीजिए 20 है। तो इस तरीके के लिक्विड्स को सिंपल डिस्टिलेशन में हम आराम से इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे निकल के आ रही है वो है कि 25 डिग्री सेल्सियस से यहाँ पे एनी हाउ ज्यादा होना ही चाहिए, सो दैट ये सिंपल ट्यूब से ही आराम से ये वेपर जाएगा 1 by 1। अदरवाइज क्या होगा कि आप अगर लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस लेंगे तो यहाँ पे कोई कॉलम इस तरीके से फ्रैक्शनेटिंग कॉलम तो यूज किए नहीं हो जो यहाँ पे ऊपर में हमने ले रखा है, ठीक है, इसका यूज यहाँ पे नहीं करते हैं। ये सिंपल ट्यूब है, ये जो ट्यूब आप देख रहे हैं ये सिंपल ट्यूब है, ठीक है। तो सिंपल ट्यूब में अगर आप नॉर्मल लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस का लेंगे तो वेपर्स जो हैं, एक का वेपर दूसरे वेपर से मिक्स हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पे उन लिक्विड्स को लेंगे, हमें पता होता है, पहले लेबोरेटरी में हम चेक कर लेते हैं, तो 25 डिग्री से सेल्सियस से ज्यादा होता है तो सिंपल डिस्टिलेशन अप्लाई कर देते हैं, तो किसी के भी वेपर के मिक्स होने के चांसेस बहुत रेयर होते हैं, नहीं होते हैं, ना के बराबर। तो हम आराम से किसी भी लिक्विड को 1 by 1 अलग अलग कंटेनर में रख सकते हैं, और जो आप फाइनली प्रोडक्ट पाते हो डिस्टिल्ड होकर के, ठीक है, उसको हम डिस्टिलेट कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन में बता दिया है, राइट। तो यहां पे जो एक्चुअल में ये जो कंडेंसर जो काम करता है, कंडेंसर का काम क्या है, जो वेपर्स बन के आया है उस वेपर्स की हीट को एक्सट्रैक्ट कर ले, जो वाटर यहाँ पे है वो उसकी हीट को एक्सट्रैक्ट कर लेता है और वाटर खुद गर्म हो जाता है और वेपर को क्या कर देता है, ठंडा कर देता है ना। तो इसी तरीके से इसीलिए यहां से कोल्ड वाटर जब देते हो तो इधर से हॉट वाटर निकलता है। आई थिंक ये सिंपल डिस्टिलेशन आपको जरूर क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम और आगे बढ़ाते हैं, दैट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में कुछ फर्क नहीं है, बस थोड़ा सा फर्क बस इतना है कि ये यहाँ पे डिफरेंट तरह के यहाँ पे कंडेंसर, जो ये वाला जो पार्ट देख रहे हो ना, ये वाला पार्ट, यहाँ वाला जो पार्ट देख रहे हो, ये पार्ट में हम फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगाते हैं। दिस वन इज फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। इसका काम बस इतना होता है कि फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में हम यहाँ पे लेस देन, है ना, 25 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं। लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस लिक्विड, 2-3 लिक्विड यहाँ पे अगर मिक्स है ना, सो दोनों तीनों लिक्विड के बीच का जो डिफरेंस है ना, अगर मान लीजिए यहाँ 3 लिक्विड ए, बी, सी है तो बहुत कम डिफरेंस होते हैं, ये लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे सपोज 80 है तो यहाँ पे हो सकता है कि ये 70 हो, ये हो सकता है 60 हो, ऐसा करके भी हो सकता है। तो यहाँ पे लेस देन अगर डिफरेंस हो, यहाँ पे लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होता है, तब भी आप इस कॉलम के थ्रू कर सकते हैं, इनके गैसेस मिक्स नहीं होते हैं। तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का काम यही है कि फ्रैक्शन में रखना, पार्ट वाइज इसको डिवाइड करके वेपर्स को रखता है, वेपर्स को मिक्स नहीं होने देता है। इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का काम यही है मेनली। ये कभी भी इन दोनों को, जो भी दो वेपर्स यहाँ पे आएंगे, एक वेपर्स आएगा तो एक वेपर को आगे की ओर रखेगा तो पिछले वेपर्स को नीचे की ओर रखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से इसका सेटअप होता है, इस तरीके से इन सभी ट्यूब का अरेंजमेंट होता है अंदर में, ठीक है। इंटरनली ऐसा अरेंज रहते हैं कि गैसेस को मिक्स नहीं होने देते हैं। बाकी रेस्ट ऑफ द चीज एज इट इज सेम है जैसा हमने सिंपल डिस्टिलेशन में देखा था। बस फर्क यहां पे इतना है कि यहां पे आप फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यूज करते हैं, इस जगह पे आप सिंपल कॉलम यूज करते हैं, दैट्स ऑल। यहां पे थर्मामीटर यूज करते हैं, यहां पे भी थर्मामीटर यूज करते हैं मेजरमेंट करने के लिए कि कौन से टेम्परेचर में कौन सा वेपर आने वाला है, ये यहां पे लगातार इसको मेजर किया जा सके, जिसके कारण आप थर्मामीटर यहां सेट करके रखते हैं, ठीक है। ये डिस्टिलेशन एडाप्टर है, ये मतलब यहाँ पे आइडेंटिफाई करता है कौन सा वेपर आ रहा है, उसी को पास होने देता है 1 by 1 करके इस तरीके से। और यहाँ पे वेपर्स फाइनली आने के बाद जो गर्म वेपर रहता है उसको ठंडा करने का काम करता है लिबिक कंडेंसर। एक साइड से आपने कोल्ड वाटर का इन करवाया और दूसरे साइड से यहाँ पे
हॉट वाटर आउट हो जाता है। क्यों हॉट वाटर? क्योंकि यहाँ पे जो वेपर्स का हीट होता है उस वेपर्स के हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो वेपर होता है वो चूंकि अब ठंडा हो चुका है तो ये वाटर के फॉर्म में ड्रॉप वाइज नीचे गिरने लगते हैं इस तरीके से, और इस कंटेनर में कलेक्ट कर लिए जाते हैं। तो रिसीविंग फ्लास्क कह सकते हैं, और इसी को डिस्टिलेट कहते हैं। जो लिक्विड आपको मिला है दैट इज डिस्टिलेट। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड सिंपल डिस्टिलेशन। होपफुली आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आया होगा, राइट। अब हम आगे की और इस थ्योरी को और बढ़ाते हैं, तो चलिए देखते हैं। सो सेपरेटिंग फनेल से भी लिक्विड को सेपरेट किया जा सकता है, यानी कि अभी हम लिक्विड से डिस्टिलेशन प्रोसेस से हमने देखा किस तरीके से सेपरेट किए थे। तो वो जो लिक्विड थे वो मिसिबल लिक्विड थे। देखिए दो टर्म यूज होता है, एक होता है मिसिबल, है ना, शायद स्पेलिंग यही होगा आई थिंक। सो मिसिबल एंड एक होता है इमिसिबल। एक इमिसिबल यानी कि एक मिक्स रहते हैं और दूसरा मिक्स नहीं रहते। तो जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में जो आप यूज कर रहे थे ना, वहां पे मिसिबल लिक्विड्स थे, बट इस जगह पे वैसे होंगे जो मिक्स नहीं होंगे, एक दूसरे से मिक्स होते ही नहीं है, तो नॉट मिक्स्ड। तो इमिसिबल का मतलब नॉट मिक्स्ड, वो मिक्स नहीं रहते हैं। जैसे मान लीजिए ऑयल और वाटर ले लिया है यहाँ पे, ऑयल और वाटर, बट यहाँ पे जो हमारा मेन मकसद रहेगा, यहाँ पे क्या था, जब मिसिबल वाले ले रहे थे तो वहां पे हम बॉइलिंग पॉइंट देख रहे थे, राइट। यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट देख रहे थे, जबकि इस केस में आपको डेंसिटी देखना है, डेंसिटी देखना है, क्योंकि यहां पे तो मिसिबल है ना, इमिसिबल लिक्विड है। तो इमिसिबल है यानी कि यहां पे ऑयल है और ये वाटर है, तो ये दोनों मिक्स नहीं है। तो डेंसिटी अगर देखेंगे तो ऑयल की डेंसिटी कम है, तो ये ऊपर में तैरता रहेगा, ऊपर में फ्लोट करता रहेगा, और डेंसिटी ऑफ वाटर थोड़ा सा ज्यादा है, जिसके कारण हम कहते हैं कि वाटर नीचे रहेगा। और इसी तरीके से हम क्या करेंगे कि सेपरेटिंग फनेल से आप 1 by 1 ड्रॉप वाइज पहले लिक्विड को नीचे ले आएंगे, ठीक है, और लिक्विड को आने के बाद आप उसको रोक देंगे थोड़ी देर के लिए, फिर यहाँ पे दूसरा फ्लास्क चेंज करके और फिर ऑयल को ले लेंगे, अगर दोनों मिक्स हो जाता है इस तरीके से। तो बड़ा इजी है, सेपरेटिंग फनल से भी आप बड़े आसानी से कोई भी लिक्विड को निकाल सकते हैं, ये बहुत आसान है, ठीक है। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हम दोनों के बात कर लें। तो जैसे मान लीजिए कि फनल से अगर बात किए, तो आप यहाँ पे फनल लिख चुके हैं, तो यहाँ पे मैं कह देता हूं कि जैसे बेंजीन ले लीजिए, ठीक है, बेंजीन और वाटर मिला दीजिए, बेंजीन एंड वाटर मिला सकते हैं। तो यहां पे मैं हैवी लिक्विड को इधर लिख देता हूं और लाइटर वाला को इधर लिख देता हूं, राइट। तो इससे आप आराम से पहचान लेंगे। तो बेंजीन प्लस वाटर, यहां वाटर हैवी है और बेंजीन लाइटर है ना। इसी तरीके से केरोसिन कर सकते हैं, तो आप कर लीजिए, है ना। एग्जाम्पल लिख सकते हैं केरोसिन, केरोसिन ऑयल है एक तरह से, है ना, केरोसिन ऑयल होता है, और साथ में वाटर, तो हैवी कौन हो गया, वाटर हो गया। इसी तरीके से टर्पेंटाइल ऑयल होता है ना, जिसे तारपीन ऑयल कहते हो आप। सो टर्पेंटाइन ऑयल होता है एक, है ना, और साथ में उसके वाटर, तो वाटर का डेंसिटी ज़्यादा होता है। उसी तरीके से अगर हम क्लोरोफॉर्म और वाटर की बात करें, तो यहाँ पे क्लोरोफॉर्म जो इस बार होता है, क्लोरोफॉर्म जो होता है वो ज़्यादा डेंसिटी वाला होता है और वाटर कम डेंसिटी वाला होता है। इसी तरीके से मस्टर्ड ऑयल एंड वाटर की बात करें, तो यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल लिख लीजिए, मस्टर्ड ऑयल प्लस वाटर, तो वाटर यहाँ पे हैवी है। तो इस तरीके के एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो इनको आप सेपरेट करना चाहते हैं तो आप सेपरेटिंग फनेल का यूज करें, राइट। अब मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल उसका भी लिख देता हूँ, क्योंकि उसका एग्जाम्पल मैंने तो लिखा ही नहीं। किसका? जो हमने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले, हमने कुछ पढ़ा है। अभी क्या पढ़ा है बेटा? तो हमने डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़ा ना, तो बॉइलिंग पॉइंट के हेल्प से, तो उसके एग्जाम्पल लिख देता हूँ, है ना। तो उसके एग्जाम्पल्स भी आप थोड़ा सा समझ लेंगे यहाँ पे, तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, राइट। तो देखिए ये हो गया आपको, जैसे मान लीजिए कि इथाइल अल्कोहल ले लीजिए, ठीक है, इथाइल अल्कोहल। सो अगर आप इथाइल अल्कोहल लेते हैं और साथ में वाटर मिला देते हैं, है ना, वाटर मिला देते हैं, तो वाटर का आपको बॉइलिंग पॉइंट पता है पहले से 100 डिग्री सेल्सियस से, और इथाइल अल्कोहल का नहीं पता है, तो लगभग 78 डिग्री सेल्सियस यानी कि 80 डिग्री सेल्सियस आप मान के चलिए कि इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। दिस इज योर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, ये बॉइलिंग पॉइंट है और ये भी इसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो अगर ये अल्कोहल पहले बॉइल करके चला जाएगा, है ना, तो
पहले सबसे पहले कौन निकल के बाहर आएगा, ये अल्कोहल बाहर निकल के आएगा और फिर बाद में लिक्विड वहां पे रह जाएगा, या फिर आप उसको भी वेपर्स बना के ला सकते हो। ठीक है, इस तरीके से वेपर बना सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें मिथाइल अल्कोहल, ये तो इथाइल अल्कोहल था, अब बात करते हैं मिथाइल अल्कोहल की। सो मिथाइल अल्कोहल भी इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि ये हो जाएगा आपको 64 डिग्री सेल्सियस। और इसी तरीके से इथाइल अल्कोहल यहाँ पे ले लेते हैं C2H5OH, दैट इज इथाइल अल्कोहल, यही 78 डिग्री सेल्सियस वाला। ठीक है, तो यहाँ पे आप टेम्परेचर लिखा हुआ है तो कोई टेंशन ही नहीं है, कौन पहले डिस्टिल होगा ये तो आपको पता ही चल जाएगा। मान लीजिए कि एसीटोन है, ठीक है, सो एसीटोन का टेम्परेचर अराउंड 56 डिग्री सेल्सियस के आसपास में होता है ना, ये 56 डिग्री, और वाटर तो आपको पता ही है कि कितना में होता है, 100 डिग्री सेल्सियस में होता है। तो यहाँ पे अगेन अगर हम बात करें तो एसीटोन पहले इसका वेपर्स निकल करके आ जाएगा, है ना, तो डिस्टिल पहले कौन हो जाएगा यहाँ पे एसीटोन, तो जो पहले हो जाएगा इसको मैंने इधर साइड में रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसी तरीके से मिथाइल अल्कोहल यानी कि C2CH3OH कर देते हैं मिथाइल अल्कोहल, दैट इज अगेन 64 डिग्री सेल्सियस पे होगा, है ना, और इसी के साथ में एसीटोन रख दो, तो एसीटोन यहाँ पे इस बार पहले हो जाएगा बेटा एसीटोन, तो यहां इस बार ये पहले डिस्टिल होगा। क्यों? क्योंकि एसीटोन का कितना है 56 डिग्री सेल्सियस है। तो आई थिंक इसके भी एग्जांपल्स आपको समझ में आ गए होंगे। तो इन दोनों का एग्जांपल हमने ले लिया, एक तो डिस्टिलेशन प्रोसेस के भी एंड यहाँ पे सेपरेटिंग फनल। तो ये दोनों तरीके से जो लिक्विड को हम सेपरेट कर सकते थे, इन दोनों को मैंने आपको बताने की कोशिश करी। तो आई थिंक ये बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम आखिर दो लिक्विड जब मिक्स रहते हैं या दो से ज़्यादा लिक्विड मिक्स रहते हैं तो हम कैसे सेपरेट करते हैं, इसका आपको जरूर पता चल गया होगा। तो चलिए, सेपरेशन ऑफ गैसेस फ्रॉम एयर। अब हम जो नॉर्मल एयर है, जो आपके चारों तरफ जो एयर दिखता है, उस एयर को अब हम सेपरेट करना चाहते हैं। उस एयर में तो बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट होते हैं, उन गैसेस को अब हम सेपरेट करना चाहते हैं। तो क्या हम सेपरेट कर पाएंगे? जी बिल्कुल सेपरेट कर पाएंगे। जो आपको सेटअप में यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इस सेटअप के हेल्प से हम जरूर उसे सेपरेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे इन ऑर्डर टू सेपरेट द मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ एयर, हमें जैसे मान लीजिए CO2 गैसेस हैं उसमें, है ना, नाइट्रोजन गैसेस हैं, ऑक्सीजन गैसेस हैं, आर्गोन गैसेस हैं, ऐसे गैसेस को आपको सेपरेट आउट करना है। जो भी कंपोनेंट्स एयर के अंदर मौजूद हैं इन द फॉर्म ऑफ गैसेस, उनको आपको सेपरेट करना है। तो कैसे करेंगे? तो मेनली हम 3 स्टेप यहां पे अप्लाई करते हैं। उसको पहले प्यूरिफाई करते हैं, देन उसको लिक्विफाई करते हैं, एंड फाइनली लास्ट में हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए भेज देते हैं। तो इस तरीके से 3 स्टेप अगर आप फॉलो करते हैं तो बड़े इजी तरीके से आप किसी भी जो एयर में जितने भी तरह के गैसेस हैं, बड़े आसानी से आप उसको निकाल पाते हैं, इजीली आप उसको एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं जो भी गैसेस होते हैं, राइट। तो चलिए 1 बाय 1 हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे आखिर एयर में प्रेजेंट गैसेस को अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। क्योंकि हमने सेपरेट टेक्निक्स पढ़ रहे थे, तो सॉलिड का हो गया, सॉलिड लिक्विड का हो गया, लिक्विड का हो गया। अब जो गैसेस प्रेजेंट हैं एयर में, उन गैसेस में सेपरेशन हम करना चाहते हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। अब देखिए, यहां पे जो नॉर्मल एयर है, अपने सराउंडिंग्स में जो नॉर्मल एयर है, यहां पे इस तरीके से बहुत सारे अपने सराउंडिंग एयर में बहुत पॉल्यूटेड एयर है, खास करके अपने दिल्ली में तो आपको पता ही है, ठीक है। तो उस तरीके की जगह पे या फिर कहीं पे भी ले लीजिए, तो पूरी तरीके से एटमॉस्फेयर अपना सही नहीं है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि अपना पॉल्यूटेड एयर यहां पे है। इस पॉल्यूटेड एयर को क्या करते हैं, एक फिल्टर के थ्रू पास कराते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे शुरू में, है ना, एक फिल्टर लगा हुआ है जो कि बहुत ही फाइनली फिल्टर्ड है। तो यहाँ पे जितने भी जो पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, धूल धक्कड़ जो भी उसमें मौजूद रहते हैं, वो सारे के सारे यहीं पे रह जाते हैं बाहर में ही, और सिर्फ हवा घुस पाता है अंदर, हवा एंटर कर पाता है, सिर्फ एयर एंटर कर पाता है। एकदम मान के चलो कि बहुत अच्छे तरीके से एयर यहां पे एंटर कर जाता है। जब मास्क लगाते हो ना, आप मास्क लगाते हो तो मास्क जो काम करता है फिल्टर करने का, है ना, वही काम यहां पे फर्स्ट स्टेप में ही हो जाता है। ये एयर यहां पे इन करता है। तो एयर इन करने के बाद इसको हाई प्रेशर के साथ में कंप्रेस किया जाता है। कंप्रेस दो तरीके से, यहां पे दो चीजों को कंप्रेस यहां पे करने से क्या होगा कि जब भी प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आपने कंप्रेस किया तो जो एयर है वो गर्म हो जाता है, एयर गर्म भी हो जाता है और उसकी वेलोसिटी हाई हो जाती है। तो उसको मूवमेंट करने में बड़ी आसानी होती है आगे की ओर, बहुत अच्छे तरीके से ये आगे की ओर जा सकता है,
है ना, मूवमेंट भी कर सकता है और प्लस गर्म हो जाता है पूरी तरीके से। तो एयर अंडर हाई प्रेशर, तो यहां पे बहुत ज्यादा प्रेशर, इसको दोनों तरफ से पिस्टन लगा हुआ है, इसको पिस्टन कहते हैं। तो दोनों तरफ से पिस्टन लगा है, बहुत तेजी से उसको क्या करता है, कंप्रेस करता है, और कंप्रेस करने के बाद सीधे बड़ी तेजी से निकलता है हॉट एयर। देख लो ये हॉट एयर जो है वो आगे की ओर बढ़ता है, क्यों, क्योंकि आपने प्रेशर लगाया ना, तो प्रेशर लगाने के बाद वो जो हवा था वो गर्म हो गया, है ना। सोचो ना, आप छोड़ते हो ना गर्म हवा प्रेशर से, एकदम ढाई से भड़ाम भड़ूम छोड़ते हो घर में, तो वो हॉट एयर यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे छोड़ा जाता है। अब क्या होता है कि बड़ा सा टैंक रहता है जिसमें एक कंडेंसर लगा रहता है, वही लिबिक कंडेंसर जिसको हमने बात करा था, बस यहाँ पे जलेबी जैसा है, ठीक है, और वहां पे नॉर्मल रहता है। तो यहाँ पे जलेबी जैसा है, काम वही है कि यहां से एक तरह से यहाँ पे कोल्ड वाटर इन कर रहा है, और कोल्ड वाटर इन करने के बाद इधर हॉट वाटर आउट हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ जो हॉट एयर है, इस वाले जगह पर जो हॉट एयर हैं, ये हॉट एयर क्या हो सके, अपने हीट को डोनेट कर सके, इस हॉटनेस को निकालना है भैया। जो हॉट है ना एयर अपना, इस हॉटनेस को निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा अपने को, तो ये जो कंडेंसर है ना, ये कंडेंसर सारे हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। जब सारे हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा तो जो वाटर है वो गर्म वाटर यहां से बाहर निकल जाएगा, गर्म पानी बाहर निकल जाएगा, इसकी हीट को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, इसकी हीट को निकाल लेगा। जो भी एयर के पास हीट था अब वो निकाल लिया, लेकिन वेलोसिटी अभी भी उसी तरीके से मेंटेन है, थोड़ा सा रिटार्ड हुआ है क्योंकि बड़ा टैंक है तो थोड़ा रिटार्ड होगा, लेकिन फिर भी इतना फर्क नहीं पड़ता है, वो आगे की ओर मूव कर जाता है। जब ये आगे की ओर मूव करता है तो यहां पे पूरी तरीके से कोल्ड भी हो चुका है और कंप्रेस भी हो चुका है, यानी कि दबा भी चुके हो। यहां पे इस तरीके से हाई प्रेशर के साथ में आपने दबा दिया था तो कंप्रेस्ड भी हो गया है और कोल्ड भी हो गया, तो हम इसको क्या कह पाएंगे कि कोल्ड कंप्रेस्ड एयर है। अब जो यहां पे आ रहा है वो पूरी तरीके से कोल्ड है और कंप्रेस्ड एयर है। यहां पे एक सेपरेटर लगा के रखते हैं, इसका काम क्या होता है कि जो भी वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होता है उसको ड्राई आइस के फॉर्म में बाहर की ओर निकाल देता है यहीं पे, यानी कि CO2 का एक्सट्रैक्शन इसी सेपरेशन के, इसी सेपरेटर से हो जाता है, यानी कि सॉलिड CO2 इस जगह पे बाहर निकल जाता है ना, जिसे सॉलिड CO2 कहते हैं, ड्राई आइस, राइट। तो यहां पे सॉलिड CO2 का एक्सट्रैक्शन हो जाता है, बाकी जो कंप्रेस्ड एयर है वो आगे की ओर मूव कर जाता है। अब अगेन हमने यहां पे एक लिक्विड एयर जो रखे हैं, यहां पे कहने का मतलब है कि ये जो सेपरेटर था अब इतना ज्यादा ठंडा हो चुका है, इस जगह पे इतना ज्यादा ठंडा हो चुका है कि यहां पे सोच लो ड्राई आइस हो गया, मतलब पूरी तरीके से सूखा पड़ गया, यहां पे इतना ठंडा हो गया। तो ये लिक्विड के फॉर्म में इधर जाएंगे तो लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वो एयर जो है वो लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जो भी एयर था अपने पास। अब अगर वो लिक्विफाइड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, लिक्विफिकेशन हो चुका है, पहले आपने पहला प्रोसेस में क्या किया, प्यूरिफिकेशन यहां पे किया था, अब यहां पे लिक्विफिकेशन हो चुका है, लिक्विड के फॉर्म में पूरा एयर यहां पे आ चुका है। इस लिक्विड को एक्सपेंशन जेट के थ्रू, क्योंकि यहां से वेलोसिटी प्रेशर देकर के बढ़ा के यहां तक तो ले आए थे कम से कम, अब फिर से एक बार वेलोसिटी दे दो भैया, वाटर हो गया ना, वाटर हैवी हो गया थोड़ा सा, अब इसको वेलोसिटी चाहिए, तो यहां पे एक्सपेंशन जेट के थ्रू इसको फट से आगे भेजा जाता है, आगे की ओर। तो यहां पे आगे के चैम्बर में भेजा जाता है इस लिक्विड एयर को। जब आगे के चैम्बर को लिक्विड एयर में भेजा जाता है तो यहां पे बड़ा सा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम रहता है ना। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम कहने का मतलब है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का चैम्बर होता है यहां पे बड़ा सा एकदम। तो जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑलरेडी हमने जो पहले पढ़ रखा है, जिसका जिस तरीके से काम था कि क्या होता है कि जिसका 2-3 लिक्विड है इस तरीके से और जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उसका वेपर्स जो है वो पहले निकल के बाहर आता है। तो बस वही है कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसकी वेपर्स पहले निकल के आएगी, यानी कि नाइट्रोजन का वेपर्स यहां पे आपको मिल जा रहा है तो यानी कि इसकी बॉइलिंग पॉइंट कम रही होगी। फिर आर्गोन का यहां पे देख रहे हो कि वेपर्स मिल जा रहा है, इसकी और भी कम रही होगी। यहां पे सबसे ज्यादा इसका रहा होगा, इसीलिए ये नीचे से निकल लिया लिक्विड ऑक्सीजन, है ना। तो लिक्विड ऑक्सीजन यहां पे मिल जाता है। अब इनको क्या किया जाता है, ये लिक्विड के फॉर्म में है तो अभी क्या किया जाता है, कंप्रेस्ड एकदम पूरी तरीके से इसको क्या किया जाता है कि कंप्रेस करके और स्टील सिलेंडर में भर दिया जाता है। और यही सिलेंडर में, बड़े से लंबे से सिलेंडर में भर के आपको पता है हॉस्पिटल में ये पहुंचा दिया जाता है ऑक्सीजन, जहां पे पेशेंट को जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो वहां पे अच्छे खासे प्राइस में, इसको लाखों की खर्च होती है जब आपको ऑक्सीजन चढ़ता है तो ये ऑक्सीजन जो होता है वहीं पे यूज में लिए जाते हैं। तो आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे कि किस तरीके से हमने लिक्विड ऑक्सीजन पा लिया, यानी कि इसको सिलेंडर में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको नाइट्रोजन गैस को कन्वर्ट कर सकते हैं, आर्गोन गैस को कन्वर्ट कर सकते हैं, वो कंप्रेस्ड मतलब कंप्रेस्ड करके स्टील सिलेंडर में या फिर मेटालिक सिलेंडर में आप भर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे आखिर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के हेल्प से सेपरेशन ऑफ गैसेस फ्रॉम एयर हमने देखा कि एयर से जितने भी गैसेस हैं हम उनको सेपरेट इजीली कर सकते हैं, ये सेटअप अगर अपने पास रहा तो
तो इस वाले लेक्चर में हमने बहुत सारे चीज कवर कर लिए हैं, है ना। तो लिक्विड लिक्विड जितने भी सेपरेशन मेथड थे ऑलमोस्ट हमने सारे के सारे सेपरेशन मेथड अब कंप्लीट कर लिए हैं। सो सॉलिड सॉलिड सेपरेशन कर लिया, सॉलिड लिक्विड सेपरेशन कर लिया, लिक्विड लिक्विड सेपरेशन कर लिया, एंड फाइनली हमने गैसेस के भी सेपरेशन कर लिए एयर से। तो दिस इज ऑल अबाउट सेपरेशन मेथड। पूरी तरीके से सेपरेशन मेथड यहां पे खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम सिटी वाटर सप्लाई पढ़ेंगे और वहां पे फिजिकल एंड केमिकल चेंज को पढ़ाते हुए इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। सो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।